मैं डॉक्टर शाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बंग महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें विशेष रूप से विधायी और प्रशासनिक संबंधों का यानी केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भारत का संविधान में अपने स्वरूप में संघीय है और समस्त शक्तियाँ विधायी कार्यपालिका वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों पर प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की है। केंद्र और राज्य के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जाता है, जैसे कि विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इस अध्याय में हम विधायी और प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 11 में संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों विधायी संबंधों की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस प्रकार से संबंधित हैं, जैसे कि किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायकों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संघीय संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं: केंद्र और राज्य विधान की सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार है। जैसे संविधान ने केंद्र और राज्य के प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया: संसद पूरे भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र राज्य किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे: राष्ट्रपति 4 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इस प्रकार बनाया गया विनियम संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इससे संसद के किसी अधिनियम को निश्चित या संशोधित करने का भी अधिकार। राज्यपाल को इस बात का शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न कर कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिलों मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। विधायी विषयों में बंटवारा के संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों में संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है: संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है। इस सूची में लगभग 100 विषय हैं, यानी मूलतः 97, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसमें 61 विषय, मूलतः 66 विषय, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि।
समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय मूलतः 47 हैं, जैसे कि आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक, छापा, प्रेस, अन्य। 42वें संशोधन अधिनियम 1970 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। अवशिष्ट सूची से संबंध विषयों वे विषय जो 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह से स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया। सत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं विविधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एकरूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुमति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों का एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया। कनाडा में शक्तियों का आवंटन को दोहरी प्रकृति है, अर्थात संघीय और प्रांतीय तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। भारत सरकार अधिनियम GOI यानी कि 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय, उपसमवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय कार्यपालिका को दी गई थी न प्रांतीय विधायकों बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। इस मामले में भारत के कनाडा पद्धति को अपनाया है, कनाडा की पद्धति को अपनाया। संविधान में संघ सूची को राज्य सूची और समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है, यानी संघ सूची और राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यही व्यवस्था संघ सूची और राज्य समवर्ती सूची के मामले में यही स्थिति रहेगी। समवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। यदि समवर्ती सूची किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्र कानून को राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित और राष्ट्रपति को सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण शक्तियां परिस्थितियों में कानून बनाए। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2/3 का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इससे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिकृत कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति में संसदीय कानून हावी रहेगा। राज्यों के अनुरोध की अवस्था में जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। यद्यपि बाद में कोई राज्य इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। इस तरह के कानून का संशोधन या इस पर पूर्ण विचार संसद ही कर सकती है, न कि संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर सीधे शक्ति प्रदत्त नहीं की गई। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया है। सभी
सभी कुछ संसद के हाथों को में सौंप दिया है। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार हैं। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण निर्वहन अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा विनियमन अधिनियम 1976, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना यानी संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानूनों को उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुविधा प्रतिरक्षा अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विधान एवं ट्रिप्स। राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित या परिवर्तित या लागू नहीं या पुनः लागू किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, जैसे कि आपातजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त विधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। राज्यपाल कुछ प्रकार के विधायकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सूचित रख सकता है और राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधान से स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रखी। इस संबंध में सरकारी आयोग 1983-87 ने पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानून के मध्य तनाव और टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस स्थिति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारे द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप विधित अड़चनें, भ्रांतियाँ इत्यादि जैसे अनेक कारक हैं जो अंतर्गत नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकते हैं। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता सामान्य केंद्र संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इससे ही हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। प्रशासनिक संबंध सेकंड पॉइंट हमारा, इसमें पहला जो था हमारा था विधायी संबंध। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद भी हैं। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में विस्तृत उसे मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त है, अर्थात संघ सूची के विषय किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। इस तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत, अर्थात राज्य सूची के विषय वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय, उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती है, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय तब जब संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। राज्य एवं केंद्र के दायित्व। संविधान ने राज्यों के कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बिंदु हम कह सकते हैं, जैसे संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना और राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान व राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों को साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस प्रकार इस सीमा तक विस्तृत हैं कि वे अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देश देती है कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश
प्रकृति से बाध्यकारी हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में या प्रभावी बनाने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं या कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 365 करते हैं, राज्यों को केंद्र के निर्देश यानी इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। संचार के साधनों का बनाए रखना व उनका रख रखाव करे, राज्यों में रेलवे संपत्ति की रक्षा करे, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषा अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करे, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र और अपनी विधायी शक्ति राज्यों को नहीं दे सकता, जबकि कोई इकलौता राज्य राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोर एवं विविधता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है। इस तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते को यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों की बिना सहमति परिस्थितिवश ऐसा कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार राज्य को अब उसकी सहमति के बिना दे सकता है, यद्यपि यही कार्य राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या आपसी सहमति या विधान के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। जहाँ केंद्र दोनों नीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम नीति का ही अनुसरण कर सकता है। केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं, जैसे कि संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियम, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। संसद संवैधानिक उद्देश्यों से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें किसी अन्य संघ की तरह केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई है, जिन्हें केंद्रीय सेवाओं या राज्य सेवा कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवा IAS, IPS, IFS शामिल है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत उस पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार करता है। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा ICS के स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस IP को स्थान पर IPS नाम दिया गया। संविधान के अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। 1966 में भारतीय वन सेवा IFS की तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाई गई। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार प्रदान करता है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्य को आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इनमें से प्रत्येक के समान स्तर के अधिकारी होते हैं और उन्हें समान वेतन प्रदान किया जाता है। यद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्त और संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, इन सेवाओं का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रखरखाव में, पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने में एवं केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में।
संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं में अपनाया गया। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती है। भारतीय संघ में भी द्वैध नीति और दो प्रकार की सेवाएं होंगी, किंतु इसका अपवाद एक अपवाद भी होगा। यह पाया गया कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। निस्संदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वे अपने लोक सेवाओं का गठन करें। अखिल भारतीय सेवाएं हेतु अखिल भारतीय स्तर का इनका आयोजन किया जाए। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों और इन्हें रणनीतिक मुख्य पदों पर नियुक्ति के समान अवसर होने चाहिए। लोक सेवा आयोग के सत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्न होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC का गठन संबंधित विधानों के अनुरूप कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों के अनुरोध पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग UPSC राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्य की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी सुविधा ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की। इसमें उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है। उक्त न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपालों के परामर्श से की जाती है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, पद से हटाया भी जा सकता है। संसद विधान बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उदाहरणतः महाराष्ट्र, गोवा, पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है। आपातकालीन अवधि के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल के समय 352 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतया केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो राज्य के कार्यकारी विषय के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्यपाल या अन्य कार्यकारी पदाधिकार की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत केंद्रीय संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकता है। अन्य उपबंध में जैसे संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। अनुच्छेद 355 केंद्र को 2 कर्तव्यों को लागू करता है। बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। राज्य का संविधान अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। वह राज्य के प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को भेजता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संवैधानिक युक्तियाँ, यानी कि उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग और समन्वय हेतु अन्य कई संवैधानिक युक्तियाँ हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदाता निकाय केंद्र स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि सम्मेलन हैं। अब नीति आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदाता निकायों में शामिल है। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अब उच्चतर शिक्षा आयोग है। केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु या तो वार्षिक या आवश्यकता अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। ये विषय इस प्रकार है। राज्यपालों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मुख्य सचिवों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करता है।
पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कुलपतियों का सम्मेलन, गृह मंत्रियों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है। एवं विधि मंत्रियों का सम्मेलन, इनकी अध्यक्षता केंद्रीय विधि मंत्री करता है। आज इतना ही, धन्यवाद।